Toon Bells. ये तुमने कल डिनर में क्या खाया था? मैंने कल शाम एक चील को खाया था। वो चील काफी दिनों से वहाँ मरी पड़ी होगी, तुमने उसे खा लिया, तभी तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब कैसे भी करके मेरे दर्द को ठीक करो डॉक्टर खरगोश। मुझे खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ रहस्यमयी गुफा के अंदर उगती है। लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ मिंकू सारस ही जा सकता है। ड्रीमलैंड जंगल में तालाब के करीब एक रहस्यमयी गुफा थी। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मिंकू सारस का घर गुफा के बराबर में ही था। वो दिन रात गुफा की रखवाली किया करता था। वहीं एक पेड़ पर मोंटू बंदर, जो कि मिंकू सारस का पक्का दोस्त था, वो भी रहा करता था। एक सुबह कालू भेड़िए के कराहने की आवाज से सबकी आंख खुल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो कालू भेड़िए की आवाज है। ये इस तरह क्यों चीख रहा है? कुछ ही मिनटों में हाथी, हिरन, जिराफ, ज़ेब्रा, सियार, लोमड़ी और बाज वहां आ पहुंचे। उन्होंने पाया कि कालू भेड़िया जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है। मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुलाकर लाता हूँ। अगले ही पल हिरन डॉक्टर खरगोश को बुला लाया। डॉक्टर खरगोश ने भेड़िए का चेकअप किया और बोला, कालू भेड़िए, तुमने कल डिनर में क्या खाया था? मैंने कल शाम एक चील को खाया था। वो मुझे हरे बाग में पड़ी मिली थी। वो चील काफी दिनों से वहाँ मरी पड़ी होगी, तुमने उसे खा लिया, तभी तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब कैसे भी करके मेरे दर्द को ठीक करो डॉक्टर खरगोश। तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए मुझे खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ रहस्यमयी गुफा के अंदर उगती है। लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ मिंकू सारस ही जा सकता है। तुम सबको अगर भेड़िए की जान बचानी है तो उस गुफा के अंदर मुझे भेजना ही पड़ेगा। आओ जल्दी से मेरे साथ चलो। सभी जानवर डॉक्टर खरगोश के साथ रहस्यमयी गुफा पर पहुँचे और मिंकू सारस को सब कुछ बताया। इस गुफा के अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं उगती है। वो देखने का काम मेरा है, तुम बस मुझे इसके अंदर जाने दो। भेड़िए के पेट में दर्द है तो उसका इलाज मैं खुद कर दूंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। जल्दी चलो, वो बहुत दर्द में है। मोंटू बंदर, तुम गुफा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। चलो दोस्तों। मिंकू सारस उन्हें काली झाड़ियों में ले गया, जहाँ से उसने एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके बाद उसने वो जाकर भेड़िए को खिला दी, जिससे भेड़िए का दर्द एकदम ठीक हो गया। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। इस पर सभी जानवरों ने डॉक्टर खरगोश को बहुत खरी खोटी सुनाई और वो खिसिया कर रह गया। एक दिन शेर खान ने सभा बैठाई हुई थी। तभी एक बघीरा वहां आ पहुंचा। शेर खान, तुम्हारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जंगल में रहने वाला मिंकू सारस वो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ शेर खान। वो उस गुफा के अंदर किसी को इसलिए जाने नहीं देता क्योंकि उसने उसके अंदर एक दानव को पाला हुआ है। असल में मिंकू सारस जंगल पर अपना राज करना चाहता है, इसलिए उसने उस दानव को पाला और तुम सबकी नज़रों में अच्छा बन रहा। कल से वो दानव 2 साल का हो जाएगा और अब वो खाना शुरू कर देगा। तुम्हें बता दूं, उसका फेवरेट खाना जानवरों का मांस है। अगले 1 हफ्ते तक वो गुफा में रहकर ही खाना खाएगा और उसके खाने का इंतजाम मिंकू सारस तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारकर किया करेगा। उसके बाद जब वो 8वें दिन गुफा से बाहर आएगा तो तुमको मारकर खा जाएगा। उसके बाद मिंकू सारस इस जंगल का राजा बनेगा और तुम सब उन दोनों के गुलाम बनकर रह जाओगे।
हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम नुकसान उठाओगे तब तुमको मेरी बात पर विश्वास होगा। ये कहकर वो बघीरा वहां से चला गया। अगले दिन की शाम छोटू हिरन जब अपने घर पर पहुंचा तो वहां से उसने अपने बच्चे को गायब पाया। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जहां उसका बच्चा सोया था वहां पर सारस का पंख पड़ा हुआ था। शेर खान, मेरा बच्चा मेरे घर से गायब है और मेरे घर पर मिंकू सारस का पंख पाया गया है। इसका मतलब है कि इसी ने उसे गायब किया है। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उनके बीच काफी बहस हुई, लेकिन किसी ने मिंकू सारस पर शक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इस घटना के बाद एक के बाद एक जंगल से जानवर गायब होने लगे और हर जानवर के घर सारस का पंख पाया जाने लगा। अब जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। मिंकू सारस, जिस घर से कोई भी जानवर गायब हो रहा है उस घर में तुम्हारा पंख पाया जाना इस बात का सबूत है कि उस बघीरा ने हमें जो बताया वो सही था। ये सुनकर मिंकू सारस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां मोंटू बंदर चुपके से उसे दोनों टाइम खाना देकर आ जाया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि अब जंगल में कोई जानवर गायब नहीं हो रहा था। भला हो उस बघीरा का जिसने हमें पहले ही आगाह कर दिया था, वरना अभी तक हम जानवरों के अगवा होने वाली घटना को रोक नहीं पाते। तभी वो बघीरा एक शिकारी के साथ वहां आ पहुंचा। अरे, ये तो एक शिकारी है। बघीरा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये बघीरा मेरा साथी है और इसने अभी तक जो भी कहा मेरे कहने पर कहा। क्या मतलब? मैं कालिया समाज का एक शिकारी हूँ। मेरे पिता ने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिससे एक ही बार में 5 शिकार किए जा सकते थे। उन्होंने उसके जरिए बहुत से शिकार किए थे और उस समय सभी जंगल के जानवर इससे परेशान थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब उनके आतंक से परेशान होकर एक सिद्ध बाबा तांत्रिक भालूनाथ ने बताया था कि हमारे समाज पर एक श्राप लगा हुआ है। हमारे समाज के शिकारियों को कोई भी सारस बड़ी आसानी से मार सकता है। उसके बाद मिंकू सारस के पिता ने मेरे पिता को मारा और तभी से उस यंत्र को उस गुफा के अंदर रखवा दिया गया था, जिसकी पहरेदारी पहले मिंकू के पिता ने की थी और उसके बाद मिंकू ने करना शुरू की थी। और मैंने ये ठाना था कि अपने पिता की मौत का बदला लेकर उस यंत्र को रहस्यमयी गुफा से बाहर जरूर निकालूंगा। ये सुनकर सभी जानवर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे जानवरों को गायब किया और उसका इल्जाम मिंकू सारस पर डलवाकर उसको कैद करवा दिया। अब मैं उस यंत्र को निकालने वाला हूँ और फिर इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। ये सुनकर सभी जानवरों के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। इतना हंसने की जरूरत नहीं है दुष्ट शिकारी। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर मोंटू बंदर अपने साथ मिंकू सारस को लिए खड़ा था। अरे वाह, मिंकू सारस! मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने आज सुबह ही इसको आजाद कर दिया था और इंतजार में था कि कब इस बघीरा की असलियत सबके सामने आए और कब मैं मिंकू को लेकर यहाँ आऊं। बघीरा, जल्दी से रहस्यमय गुफा की ओर चलो। शिकारी और बघीरा गुफा की तरफ भागने लगे और सभी जानवर उनके पीछे थे। सारस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने शिकारी के सर पर 2 बार चोंच मारी।
उसकी मात्र चोंच लगने से ही शिकारी को बहुत दर्द होने लगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप पर श्राप का असर हो रहा है उस्ताद। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये मुझे जान से मार देगा। भागो! भागो उस्ताद भागो। वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। ये है, मिंकुसारस ने हम सबको बचा लिया। मिंकुसारस, हमें माफ कर दो। हमने वजह जाने बिना तुम पर शक किया। अगर आज तुम नहीं होते तो हम सभी उस शिकारी के गुलाम होते। कोई बात नहीं शेर खान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मिंकुसारस फिर से रहस्यमयी गुफा की रखवाली करने लगा और अब उसकी इज्जत जंगल में और ज्यादा बढ़ गई। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? पिंक फॉरेस्ट जंगल में सर्दी की शुरुआत हुई थी। बदलते मौसम के साथ हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो गया था। शाम तक ये सभी बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घरों को जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब टीनू चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे कि पतझड़ लग गया हो। तभी सामने वाले पेड़ से सोनू कबूतर बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह खाली हो गया। मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। ये दोनों अब आसपास घूमने निकले तो पाया पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं और पक्षियों पर मुसीबत आ गई है। इसके साथ ही जमीन पर पत्तों के बिखरने से अब जानवरों को भी परेशानी हो रही थी। ये सभी एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसलों में गिर रही है। पूरी सर्दी भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में सर्दी के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी टाइम उन्होंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ बहता हुआ आ रहा है। वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुंचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसके अंदर एक छोटी सी नवजात मैना बैठी सो रही है। मोंटू बंदर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पर रखा और सभी उसे देखने लगे। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने के जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच मैंने पहले कभी किसी पंछी की नहीं देखी। इन सभी को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी पक्षियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसलिए उसके घोंसले को भी उन्होंने लोमड़ी की गुफा के मुंह पर ही रख दिया। उसी गुफा के अंदर कबूतर और टीनू ने भी घोंसले बना लिए थे और उसकी देखभाल में लग गए थे। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो सबको टुकुर टुकुर देखने लगा। ओह, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम ही इसका नाम रख देते हैं। चिंकी ठीक रहेगा, है ना? हाँ, चिंकी अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चिंकी बोलना और उड़ना भी सीख गई। चिंकी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुमको नया घोंसला बना कर देते। नहीं लोमड़ी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चिंकी ने देखा कि कटफोड़वा एक पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चिंकी। चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चिंकी भी उस पेड़ पर गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही वो और ज्यादा चमक उठी
और वो पेड़ हरा भरा हो गया। अरे ये कैसा चमत्कार है। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी लोमड़ी ने कहा, लगता है चिंकी की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी, तुम्हारी चोंच में जादू है। इसके केवल स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस पूरे जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चिंकी पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को अपनी चोंच से छूकर उनको ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 14 दिनों के अंदर उसका पूरा जंगल अब पहले जैसा हरा भरा हो गया था। सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखवाया और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक मैना जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कौन हो तुम? मैं चिंकी की माँ हूँ। ग्रीनलैंड जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं तालाब पर पानी पीने गई थी। इतने में न जाने कौन इसे उठा ले गया। जब मैं वापस पहुंची तो मेरा घोंसला खाली था। मैना माँ की आंसू देखकर सभी का दिल पिघल गया। क्या मैं मेरे बच्चे को ले जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिंकी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई न कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा, लेकिन अपनी माँ को अब और अपने से जुदा मत रखो। ये सुनकर चिंकी चुप हो गई और सबसे विदा लेकर अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गई। सभी जानवर चिंकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कौन सी गलती? मैना ने कहा कि कोई चिंकी को घोंसले से उठाकर ले गया था, लेकिन चिंकी तो हमें घोंसले समेत मिली थी। फिर उसकी बात सच कैसे हो सकती है? ये सुनकर अब सभी जानवर परेशान हो उठे। आपस में मशवरा कर लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर तीनों ग्रीनलैंड जंगल की तरफ निकल गए। इनको रास्ते में ही चिंकी और मैना मिल गए। उन्होंने इनको रोक लिया। रुक जाओ। अरे आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चिंकी की माँ नहीं हो। अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और चिंकी को कहाँ ले जा रही हो? हमारे जंगल ग्रीनलैंड के पंछियों पर कई साल से एक बाज राज करता है। वो हम पर जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े उल्लू दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली एक मैना पैदा होगी और वही उस बाज को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी। लेकिन ये बात किसी तरह से बाज को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसको पैदा होते ही मार देगा। इसलिए जब चिंकी पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत पानी में बहा दिया था। उसके बाद से ही बाज ने चिंकी की माँ को कैद कर रखा है। अब उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चिंकी को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने चिंकी की माँ बनने का नाटक किया और इसको लेकर अपने साथ चली आई। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और लोमड़ी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उस मैना के साथ वो बाज के पास पहुंची। बाज महाराज, मैं चिंकी को ले आई हूँ। आहा, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली मैना। एक पिंजरे के अंदर एक लाल और एक हरी मैना कैद थीं। उनके पास ही लकड़ियां जल रही थीं। चिंकी बेटा, तुम भाग जाओ वरना ये तुमको मार देगा। चिंकी, जल्दी से इस जलती आग में कूद जाओ, वरना तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर चिंकी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। चिंकी की माँ रोते हुए उसको वहां से जाने को कह रही थी। तभी लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर सामने आ गए। रुक जाओ चिंकी। बंदर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों मैनाओं को आजाद कर दिया। नहीं। चिंकी, अब डरो नहीं और जल्दी से इस बाज पर अपनी चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चिंकी ने हिम्मत की और बाज को जाकर एक चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही बाज जमीन पर आ गिरा।
और एक तेज चीख के साथ। चिंकी बेटा। चिंकी की माँ उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसके बाद चिंकी की माँ और चिंकी सभी के साथ जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे।